याम ने शादी के तोहफे में हिजर को बहुत ही खूबसूरत फ्लैट दिया था, जिसमें शादी के बाद लैला और हिजर रहने वाले थे। हिजर की बारात वहीं से चली थी, जबकि लैला को याम के घर से रुखसत करने वाले थे। बारात के आते ही मुसम्मा ने एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभाते हुए उन्हें वेलकम किया। सारन और इरवा उनकी छोटी सी बारात में शामिल थे। रुके हिजर भाई, आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते, अभी तो हमने दूध पिलाई की रस्म करनी है। मुसम्मा को उसे ऐसे अंदर ले जाते देखकर रूह मैदान में कूदी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, दूध पिलाई की रस्म भी तो होनी है। मुस्तफा ने सर पर हाथ मारते हुए किचन की तरफ दौड़ लगाए। वो फौरन दूध लाकर उनके सामने रखा। इजर भाई, रस्म कुछ जो है कि पहले आपको अपनी जेब हल्की करते हुए इस थाली में पैसे रखने होंगे, फिर ये दूध का गिलास आपको रूह ने रस्म बताई। रूह, तुम हमारे साइड पर हो, शाप ने याद दिलाया, जिससे रूह इग्नोर कर गई। मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी रूह, मुझे ये दूध नहीं चाहिए। इजर ने हरी झंडी दिखाई। अरे, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, दूध तो आपको पीना पड़ेगा। रूह ने फौरन ग्लास उठाकर उनके लबों से लगाया, जिसकी वजह के बाद थे इजर को जेब हल्की करनी पड़ी। इजर को लाकर हाल में भी अभी बिठाया गया था, जहां पर मौलवी और गवाह बैठे थे। उनके आने के फौरन बाद ही नकाज शुरू हो गया। लैला को पर्दे के पीछे रखा गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर्दे के पीछे से भी वो अंदाजा लगा सकता था कि वो ब्राइडल ड्रेस में नहीं है। उसने बहुत ही हल्के कामन ड्रेस पहना था, कि जो बहुत ही मिन्नतें करने के बाद रो उसके लिए लाई थी, क्योंकि शादी वाले लहंगे में तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। जिसको मद्देनजर रखते हुए आहर रो उसके लिए एक सिंपल ड्रेस लाने के लिए राजी होगी, लेकिन वो इतना भी सिंपल ना था। लेकिन वह इतना भी हैवी ना था कि लैला पहन ना सके। नकाह की रस्म बहुत ही सादगी से की गई, और फिर इस रस्म के बाद लैला को बेड स्टेज पर बिठाया गया। वो यहाँ भी हिस्सा जानता था कि उसकी जेब में कुछ नहीं बचेगा। दूल्हा होना भी एक तरह का अजाब है। उसने लैला की एक तरफ रूह और दूसरी तरफ मुसम्मा को बैठे देख रखा, और अब आप पर भी ये अजाब नाजिल हो चुका है। चले अपनी जेब खाली करें, वरना आपको हम यहाँ पर नहीं बैठने देंगे। मुसम्मा ने कहा, हम एक पैसा नहीं देंगे, फौरन उठो वहां से। जाम अब लीजा की टीम में आकर बोला, अरे ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं होता, ये रस्म है। चले फौरन से निकाले पैसे, वरना हम आपको अपनी दुल्हन नहीं देंगे। रोह ने कहा, तुम अपनी दुल्हन रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। जाम मुकम्मल राय के मोड़ में बोला, जिस पर हिजर परेशान हो गया। उसका बस चले तो बारात ही वापस ले जाए। तुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी दुल्हन चाहिए, ये लो। हिजर ने फौरन जेब से एक गड्डी निकाल कर नोटों की निकाल कर उनकी तरफ बढ़े, जो इन दोनों ने खुशी खुशी थाम ली। रूह खाने पीने का इंतजाम करने लगी। जब सैम उठकर उसके पीछे गया, शामली उसे उस तरफ जाता हुआ देख लिया था। वो जा रहा था जब अचानक किसी ने उसे जोरदार दिखा देकर पीछे से उसकी तरफ घसीटा था। तुम सीधी तरह से क्यों नहीं मानते? तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती सैम? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी वजह से इन हाथों से मैंने अपनी रूह को तकलीफ दी। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इन तलाक के कागजात की वजह से जो तुम लेकर आए थे, जिसकी सजा मैंने उसे दी। मैं इससे इस हद तक शर्मिंदा हूं कि मैं माफी तक नहीं मांग पाया इससे। क्यों नहीं छोड़ देते हमारा पीछा? हाँ, उसे लगातार मारते हुए बोल रहा था जाम। मैं रूह से पूछने जा रहा था कि साम अभी बोल ही रहा था कि जाम ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। अपनी जुबान से मेरी बीवी का नाम में नहीं लेना। दोस्त बनकर आए हो इस शादी में, दोस्त बनकर हो। जाम काजमी की दुश्मनी तुम्हें बहुत ही महंगी पड़ेगी। सैम उसे एक झटके से दूध से दूर फेंक कर बोला, और बिना उसकी तरफ देखे रूह के पास किचन में चला गया। सारी रस्में अदा हो चुकी थी जब शराफ ने कपल डांस का शोशा छोड़ा और हीजर और लैला को मैदान में ले आया। लैला ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर वो भी मुस्कुराया। आप लोग क्या सिर्फ ये सब देखने आए हैं? उठे, आप डांस करें। उसने अरबा को उठाया और साथ में सैम को इशारा किया। सैम मुस्कुराते हुए उठा और उसका हाथ थाम लिया। अरबा का आखिरी महीना चल रहा था। अब कभी भी उनके घर में नन्ना मेहमान आने वाला था। सैम, ये आपके गल पर क्या हुआ? उसका इल्जाम देकर पूछने लगी। सैम एक नजर जाम की तरफ देखा, जिसने उसे ये गिफ्ट दिया था। कुछ नहीं, वो गिर गया था। सैम ने झूठ बोलते हुए उसका हाथ अपने कंधे पर रखा। फिर शराफ रूह और जाम को भी मैदान में ले आया था। वापस का इरादा खुद मसुमा को की तरफ जाकर उसे डांस के लिए ऑफर करने का था। मुसुमा उसे फिर तरफ आता देख मुस्कुराई, लेकिन उससे पहले ही मायरा उसके पास आई और बोली कि मुझे शाह भैया के साथ डांस करना है। शाह ने मुस्कुरा कर नजर उसको देखा और फिर मायरा का हाथ थाम कर उसे गोल गोल घुमाने लगा, जबकि मुसुमा शोनों को उठाई धीरे धीरे डांस कर रही थी। रो, मुझे लगता है कि हमें ना बाद में अकेले डांस करना चाहिए। फिलहाल मैं मायरा के साथ डांस करना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल में तुम्हारा शोनू तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। उसने रू का ध्यान शार्प और मुसुमा की तरफ दिलवाया। वाह जान, अब तो बहुत ही स्मार्ट हो गया। श्याम ने कल उसे बताया था कि शार्प और मुसुमा एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे। वो उसे दाद देती वो शोनू की तरफ आई और मुसुमा से उसे ले लिया, जबकि शार्प मायरा का हाथ थाम कर शार्प को उसकी तरफ जाने का इशारा कर चुका था। जिसे समझते ही शार्प फौरन मुसुमा की तरफ गया और उसे डांस की ऑफर की, जिसे मुसुमा ने कबूल कर लिया।
तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी इस बात के बारे में? शार्प ने पूछा। मुसम्मा जानती थी कि वो कल रात वाली किचन में हुई बात के बारे में बात कर रहा है। मुसम्मा ने आस्तीके से अपना सर उसके कांधे पर रखा। मुझे मंजूर है शार्प, लेकिन मेरे पापा का बदला पूरा होने के बाद हम शादी करेंगे। मुसम्मा आस्तीके से बोले। मैं तुमसे वादा करता हूँ मुसम्मा, मैं तुम्हारे पापा की मौत का बदला जरूर लूंगा। वो तीनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। रूह बहुत ही खुश थी जब उसने जाम की तरफ देते हुए उसे आंख मारी, जबकि जाम उसकी इस अदा पर मुस्कुराए बिना न रह सका। रुके हिजर भाई, हम आपको ऐसे ही कमरे में नहीं जाने देंगे। पहले हमारा नेक निकाले। रूह ने दरवाजे पे ही रोक लिया था। मतलब अब यहाँ भी पैसे देने होंगे? भूखी यहाँ भी मांगने आ पहुंची। लैला को रुखसत करके हिजर के नए फ्लैट में लाया गया था और यहाँ भी उन सबके साथ वो लोग आए थे। हाँ, तो आपको क्या लगा कि हम ऐसे ही आपको छोड़ देंगे? बताएं, अंदर जाने की मर्जी है या नहीं? रूह ने पूछा। तुम दोनों सुबह से मुझे काफी हद तक लूट चुकी हो। अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। यकीन ना आए तो मुझे चेक कर सकती हो, और अगर यकीन ना क्या हो तो मेरी जान छोड़ दो। ईसा ने बेबसी से मिन्नत की थी। बिल्कुल भी नहीं। आपने सोचा भी कैसे कि हम आपकी जान छोड़ देंगे? इस बार तो हम कुछ ज्यादा लेंगे। मुसलमान ने ज्यादा कहते हुए रूह की तरफ इशारा किया। ज्यादा नहीं मुसुमा, बहुत ज्यादा। आखिर हमने इतनी खूबसूरत लड़की दी है, हक बनता है। रूह ने कहा। देखा कैसे पार्टी बदली है तुम्हारी बहन ने? शाम ने कहा। जुल्म की तो इंतहा हो गई है। शाम ने आ बढ़ते हुए शाम के सामने हाथ फैलाया तो शाम ने इस वाले अंदाज में उसको देखा। मेरे भाई, अब उसके पास कुछ नहीं है, हमें ही उसे अंदर बेचने के लिए अपनी जेबों की कुर्बानी देनी होगी। शार्प ने कहा। तो शाम ने अपनी जेब से जो भी हाथ आया था उसके हाथ में पकड़ा दिया। फिर शार्प ने भी यही अमल दोहराया और पैसे उनके हवाले कर दिया, जिसके बाद दोनों ने हंसी खुशी उनका रास्ता छोड़कर उसे अंदर भेज दिया। लैला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हिजा का दिल चाहा कि आज उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दे। उसके करीब आकर बैठा। लैला जरा सी पीछे हटी। तुम शर्मा रही हो मुझसे? हिजा ने मुस्कुराकर पूछा। दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों शर्माने लगी तुमसे? लैला अपनी शर्म छुपाकर से डुबते हुए बोले। अच्छा, मुझे लगा शायद आज ही कोई शर्म खा लो। इधर चिटारे से बोला तो लैला ने उसे गुरु का देखा। इधर कहकर लगा कर हंसते हुए उसकी गोद में अपना सर रख गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे पता है तुम शर्माने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं हो। हिजर मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रखा। थैंक यू, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लैला ने उसकी तारीफ का शुक्रिया अदा करते हुए उसकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए। कितना अच्छा होता ना लैला, आज रू मुझे भाई की जगह मामू बनाकर इस कमरे में भेजती। कितना अच्छा होता ना, तो वो मेरे नकाम में मेरी बहन की जगह मेरी भांजी बनकर शरीक होती। हिजर ने कहा। तुम मुझे बता देते कि तुम उसके भाई नहीं उसके मामू हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ये बात छुपा क्यों रहे हो? लैला ने पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। जानती हो लैला, जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका मामू हूँ और ये मैं काम करता हूँ, तो जानती हो उसे कितना बुरा लगेगा। वो मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं दे सकता। तुम उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं दे सकते और शाम को उस पर सख्ती करने के मशवरे दे सकती हो। लैला ने तर्ज किया। अंदाजा भी है तुम्हें इज्जर कि तुमने शाम को उस पर कितनी सख्ती करने पर मजबूर किया? शाम ने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर किया। मत बोलो कि वो तुम्हारी बांझी है और तुम अपनी बांझी पर इतना जुल्म होते हुए कैसे दे सकती हो? तुम्हें क्या लगता है लैला कि क्या उसकी तकलीफ देखकर मैं एंजॉय करता हूँ? मुझे मजा आता है अपनी रूह को तकलीफ में देकर। उसे दर्द देकर मुझे खुशी मिलती है? नहीं लैला, उसे तकलीफ में देकर मुझे खुद तकलीफ होती है। उसका दर्द मैं महसूस करता हूँ, लेकिन शायद तुमने जाम का दर्द नहीं देखा। इन 4 माह में जाम किस हद तक बदल चुका है तुमने शायद कभी नोट नहीं किया लैला। मैंने नोट किया है। जाम इस हद तक बदल चुका है कि उसे याद भी नहीं रहा था कि वो क्या है। लैला, वो भूल चुका है कि वो एक दरिंदा है। वो भूल चुका है कि वो लोगों की जान लेता है। वो भूल चुका है कि वो डेविल है। वो अपनी पहचान खो बैठा है। मैंने उसे उसकी पहचान वापस दी है। वो रूह के लिए बदल रहा था। रूह उसके अंदर तक बस चुकी है लैला। अगर रूह उसकी जिंदगी में ना रहती तो शाम भी ना रहता। शाम रूह के लिए मर्ज होता है। अगर उसे ये सब कुछ छोड़ने पर मजबूर करे तो वो ये सब कुछ छोड़ देगा, और अगर उसने ये सब कुछ छोड़ दिया तो जो अहद हमने बचपन में किया था, इस अहद का क्या होगा? वो फैसला कि हम किसी और पर जुल्म नहीं होने देंगे, किसी औरत की आबरू को लूटने नहीं देंगे, किसी को सर बाजार बिकने नहीं देंगे। मैं मानता हूँ कि हम हर औरत को बचा नहीं सकते, लेकिन अगर ये हमसे हट गया ना, अगर उसे ये काम छोड़ दिया, तो मैं तुम शर्फ हम कुछ भी नहीं है लैला। जान है तो हम है, और मैं सिर्फ अपनी बाजी के लिए इन हजार माओ बहनों की इज्जत लूटते हुए नहीं दे सकता। लेकिन मैंने ये भी ये महसूस कर लिया है कि जाम रूह के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए मैंने जाम को रूह पर शादी करने के लिए कहा था कि जबरदस्ती ही सही उसके साथ रहेगी, क्योंकि अगर रूह उसे छोड़ जाती ना तो जाम मर जाता, और अगर एक मुर्दा इंसान के साथ अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है जिस तरह से कानून की दुनिया में मिशन होते हैं, इस तरह हमारी दुनिया में मिशन हैं। ये अलग बात है, हम कानून को तोड़कर अपना मिशन पूरा करते हैं। मैंने शाम को रूपा साथी करने के लिए कहा था, तो
याम ये काम छोड़े और ना ही रूह से छोड़कर जाए, और वैसे भी वो रूह के सामने अपनी झूठी पहचान बना रहा था। वह रूह से हर बात में झूठ बोल रहा था। वो रूह की नजरों में एक बहुत ही अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता था। जानती हो लैला, रूह को ये सब कुछ कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि याम ने उसके सामने एक झूठी पहचान बनाई थी। याम ने अपने आप को गलत तरीके से उसके सामने पेश किया। अगर पहले दिन ही याम उसे बता देते कि वो क्या है, उसके सामने अपनी सच्ची पहचान बनाता, तो रूह में कभी इतनी हिम्मत ना थी कि उसे छोड़ने की बात करे। लेकिन डर से इंसान और ज्यादा बेबस हो जाता है। अब रूह भी जान को बहुत चाहती है, उससे मोहब्बत करती है, और उसे यकीन है जाम कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। अब सिर्फ जाम ही नहीं बल्कि रूह भी उसके बगैर नहीं रह सकती, और मैं दुआ करता हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। रूह मेरी बच्ची है लैला, उसे ज्यादा मौत मैं किसी से नहीं करता। जो जुल्म मेरी बहन के साथ हुआ वो मैं किसी और की बहन के साथ नहीं होने दे सकता। तुम कभी सोच भी नहीं सकती, मेरे चाचू ने मेरी बहन को 20,000 में बेच दिया। उस 20,000 की कीमत मेरी बहन ने दिन रात मार खाकर झुकाई। हिजर ने अपनी आंखों में आया हुआ आंसू बेदर्दी से साफ किया। हम जिस दिन पाकिस्तान से भागकर यहाँ आए थे ना लैला, उस दिन हमने कसम खाई थी कि हम अपने सामने आई हर मजबूर औरत को इंसाफ दिलवाएंगे, और हम अपने इस वादे पर आज भी कायम है। मैं भटकूंगा नहीं और जान को मैं भटकने दूंगा भी नहीं। हम मरते दम अपना अहद निभाएंगे। हिजर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए लैला को शर्मिंदा कर दिया। लेकिन हिजर, तुम्हें कब पता चला कि रूह तुम्हारी भांजी है? जब जाम और रूम हनी पर मून पर गए थे और जाम अपना खून मुझे देकर गया था, एक दिन फातिमा बीबी का फोन आया था। उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं उनसे बातें करने लगा। बातों ही बातों में मुझे रूह के बारे में बताने लगी। अपनी बातों में उन्होंने तंजीम बाजी का नाम लिया। रूह के नाम पर तो मुझे पहले ही शक था, क्योंकि रूह का नाम मैंने खुद रखा था, रूह नूर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी सौतेली माँ और 3 सौतेली बहनों के साथ रहती है। उसके बाद मैंने उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई तो सारी सच्चाई अपने आप मेरे सामने आ गई। मैं रूह का बेचैनी से इंतजार करने लगा कि कब वो यहाँ आएगी और मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसका मामू हूँ। फिर वो इंतजार ड्राइव में बदलने लगा। याम ने फोन पर मुझे बताया कि उसने वहां पर 2 लोगों की जुबान काट दिया, जिसके बाद रूह के रिएक्शन पर शाम को डराया दिया। वो सच्चाई जानने बगैर मेरे साथ तो है लैला। अगर उसे सच पता चल गया तो यकीन मानो कि वो कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहेगी, क्योंकि शाम की सच्चाई पता चलने के बाद उसने किस तरह से रिएक्ट किया था सब जानते हैं। मैंने उसकी आंखों में अपनी नफरत नहीं दे सकता लैला। हिजर उसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैला ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। वैसे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हिस्सा ने मौजू बदला। मैं तुमसे शर्माऊंगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। लैला उतराकर बोली, और अगर मैं तुम्हें शर्माने में मजबूर कर दूं तो? हिस्सा ने उसका हाथ खींच के उसे अपने ऊपर गिराया। बात की बात में देखी जाएगी, लैला ने एक अदा से कहा। और अगर मैं अभी दिखाना चाहूँ तो? हिस्सा शरारत से कहते हुए उसका चेहरा झुका। लैला हंसते हुए उसकी पनाह में अपनी जगह बनाई। उन्हें फ्लैट में छोड़कर वो चारों वापस अपने अपने घर आ गए थे। वो गाड़ी रोककर कमरे में आया था। रूह अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी। अरे ये क्या, तुमने चेंज कर लिया? जाम ने मुंह बनाया। हाँ तो इन्हीं कपड़ों में सो जाती। नहीं, मेरा इंतजार कर लेती, मैं आता तो तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ करता। और वैसे भी अभी तक मैंने तुम्हारे लिए साथ डांस भी नहीं किया। शाम ने उसका हाथ खींच के अपनी बाहों में लिया था। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। रूह ने अपना शर्माते में नारे दिखाए। और मैं तुम्हें सोने दूंगा जोक ऑफ द डे, शाम ने कहते हुए अपनी बाहों में बढ़ा। रू ने शर्माते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। तुम्हें पता है रू, तुम क्या हो? उसके एक हाथ से अपने कंधे पर रखकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए पूछने लगा। क्या? उसने पूछा। एंजल, एक फरिश्ता जिसे शैतान के लिए बनाया गया है। शाम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था। तुम्हें पता है रू, तुम्हें मेरे लिए भेजा गया है, और मैं क्या हूँ? डेवल, एक शैतान, लोगों की जान लेने वाला हैवान, जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता। लेकिन तुमने उसे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना रू, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। आप मुझसे कभी झूठ मत बोलिएगा श्याम, छोटा बड़ा जैसा भी हो, हमेशा सच सब कुछ सह लूंगी, सब कुछ कबूल कर लूंगी। लेकिन अब मजीद झूठ में बर्दाश्त नहीं करूंगी। वादा करें आप कभी भी कोई भी सच्चाई मुझसे नहीं छुपाएंगे। उसने अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहा। श्याम ने फौरन उसका हाथ थाम कर चूम लिया। कभी नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, हमेशा सच बोलूंगा। उसने अपने सीने से लगाकर बोला, ये जाने बगैर कि एक बहुत बड़ा सच उसने अब तक रूह से छुपाया है, एक बहुत बड़ा झूठ बोला है जिसके सामने सारे सच बेमोल हैं। इज्जत की आंख खुली तो लैला आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरत लंबे बाल संवारे थे। वो मुस्कुराकर उसको देखने लगा, और वो न जाने कितनी देर उसको देखता रहा। जब लैला का ध्यान उसकी तरफ गया, इज्जत अच्छा हुआ तुम जागे हो, ये ड्रेसेस देखो कि कौन सा पहनो। उसे जागता पाकर वो फौरन ही अपने मतलब के काम पर आ गई। पहले हिजर ने मुस्कुराकर उसको देखा, लेकिन जैसे ही ध्यान उसकी ड्रेस पर गया, दिल चाह के दोनों ड्रेसेस उसके हाथ से छीन कर आग लगा दे। लैला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसे ड्रेस पहनोगी? वो चाहने के बावजूद अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सका। हाँ, क्या खराबी है इस ड्रेस में? उसने गुस्से की बजाय लैला समझ नहीं पा रही थी, सही क्या है इस ड्रेस में।
जो तुम मुझसे पूछ रही हो पीछे से सारा फटा हुआ है, आगे सारा फटा हुआ है। हिजर के सर से धमाके निकलने लगे थे उसके कपड़े देखकर। हिजर, ये फटा हुआ नहीं है, ये मेरा डिजाइनर ड्रेस है। लैला ने गुस्से से उसके हाथ से अपना ड्रेस छीना। लैला, डिजाइनर? हाँ हाँ हाँ, इसे डिजाइनर ड्रेस कौन कहता है? हालत देखो उसकी। उसके सामने ड्रेसेस को उल्ट पलट करके दिखाने की कोशिश करने लगा। ये मैंने स्पेशल शादी के बाद पहनने के लिए बनवाया था। और तुम? लैला ने रूठने वाले अंदाज में कहा। हाँ, क्योंकि ये इंतहाई बेहुदा और बकवास ड्रेस है। इज्जत, अब बास भी आ जाओ। इज्जत, अब भी बास ना आया? क्या खराबी है इसमें, जरा बताना पसंद करोगे मुझे? अब लैला को उसके बातों पर गुस्सा आने लगा। इसमें अच्छा क्या है लैला? क्या ये ड्रेस पहनने के लायक है? ऐसे कपड़े पहनने का क्या फायदा जिसमें तुम्हारा जिस्म चुपने से ज्यादा नुमाया हो? इज्जत ने उसे वजह समझाई। इज्जत, मैं शादी से पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, तब तो तुमने कभी एतराज नहीं किया, क्योंकि तब मैं तुम्हें रोकने का, तुम्हें मना करने का हक नहीं रखता था। लेकिन अब रखता हूँ, और मैं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनने दूंगा। इज्जत ने उसके दोनों ड्रेसेस छीने और विंडो से बाहर फेंक दिए। तुमने मेरा इतना महंगा ड्रेस उठाकर बाहर फेंक दिया। लैला गुस्से से तो देखने लगी। मैं तुम्हें इससे ज्यादा खूबसूरत और महंगा ड्रेस लेकर दूंगा और इसी लायक होगा, पहनना चाहेगा। हिजर ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब उसका इरादा उसे मनाने का था। खबरदार हिजर, बात मत करो मुझसे। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर वो और बढ़ा हुई। अच्छा ना बाबा, सॉरी, बोल तो रहा हूं ना। अब क्या नई जिंदगी की पहली सुबह ही मुझसे लड़ने हुए करोगी? उसे प्यार से मनाने लगा, जबकि लैला का भी उससे नाराज होने का कोई मूड ना था। क्या बात है, आज तो आप सुबह सुबह यहाँ पर तशरीफ ले आई हैं? शार्प ने उसे ऑफिस में अंदाजा देकर कहा। हाँ, क्यों? सर ने मुझे कहा था कि बेचारे तुम अकेले काम कर रहे हो, तो मुझे तुम पर तरस आ गया, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प ही कर दूं। मुसलमान ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। तो क्या हेल्प करोगे तुम मेरी? शार्प ने उसके बाद कानों के पीछे करते हुए मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहा। क्या क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? वो इसी के अंदाज में बोली। हेल्प तो बहुत सारी चाहिए, जैसे कि इजर की वलीमे की तैयारी करनी है, जिसमें बहुत सारी मदद चाहिए होगी। शाप अब बिल्कुल सीरियस अंदाज में था। उसके लिए सबसे पहले हमें हाल चलकर वहां की डेकोरेशन देखनी है। शाम से रास्ता देखते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी। कल रात सामने उसे अपने किए की माफी मांगी थी। उसने कहा था कि उसने मुसलमान के जज्बात के साथ खेलकर ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत ही शर्मिंदा है। न जाने क्यों मुसलमान का उसका माफी मांगना बुरा ना लगा। शायद वो उससे यही उम्मीद रखते थे। जब उसने कल रात शराब का हाथ थाम कर उसे माफ किया, न जाने क्यों उसे शराब अपना मजबूत सहारा लगा। शराब ने उससे वफा निभाने का कोई वादा ना किया था, लेकिन फिर भी मुसलमान को यकीन था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो कब से रूह को जगाने की कोशिश में लगा था, लेकिन शायद इसकी शादी की वजह से वो जरूरत से ज्यादा थक चुकी थी। सारे काम भी तो उसने खुद किए थे। ज्यादा मेहमान ना होने के बावजूद भी ये शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, और इसमें सबसे ज्यादा और अहम जिम्मेदारी रूह ने संभाली थी। मेरी जान, उठ जाओ, कितना सोना है तुमने? वो जो जॉगिंग करके वापस आया था, तभी वो मजे से सो रही थी। रूह, अब तुम नहीं जागे तो मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा। याम ने हमेशा की तरह धमकी दी, लेकिन शायद वो गद्दे घोड़े बेच कर सो रही थी। लड़की, अब मेरी कोई गलती नहीं है, अब तुम खुद मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करो। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ लेट गया। रूम में आखिरी बार कह रहा हूँ, जाम ने उसे आखिरी धमकी दी। अब मुझसे कोई शिकायत मत करना। जाम कहते उसके लबों पर झुका और भरपूर इस्तेहाक से उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर साबित की। अपने ऊपर वजन महसूस करके रूह फौरन जागी। बहुत ही गंदे इंसान है आप। रूह से दिखा देते हुए बोली, जबकि शाम का कहकर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पास तुम्हें जगाने का इतना अच्छा तरीका है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी मेहनत क्यों करता रहता हूँ। वो अब भी हंसते हुए बोल रहा था। जान अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मुझे खुद से दूर करते हुए उठकर वाशरूम में जाने लगे, जब जान का फोन बजने लगा। हाँ सारण, बोलो, क्यों फोन किया है मुझे? श्याम का मूड सुबह सुबह बिगड़ गया था। पहले अपना मूड ठीक करो, फिर बताता हूँ। शाम खुशगवार लहजे में मुहातब हुआ। सारण, मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। वो फोन बंद ही करने लगा था कि सारण बोल पड़ा। मैं बाप बन गया हूँ। सामने जल्दी से कहा। क्या बोल रहा है यार? इरवा ठीक है ना? जाम ने फौरन पूछा। मैं और रू 10 मिनट में तेरे घर पहुंच रहे हैं। जाम ने कहा। अरे घर नहीं, हम हॉस्पिटल में ही है। मैं तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ, और अकेले मत आना, सबको लेकर आना। मैं चाहता हूँ कि मेरी खुशी मेरे सब दोस्त शामिल हो। सामने का ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ। रूह, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं हिजर और शाह को फोन कर लूँ। तैयार क्यों होना है? रूह ने पूछा। शाम के घर में बेबी हुआ है, हम उसे देखने अस्पताल जा रहे हैं। यानी मुस्कुरा को बताया और फोन उठाकर बाहर निकल गया। हाय अल्लाह, छोटे छोटे बेबी तो बहुत ही क्यूट होते हैं। मैं भी चलूंगी। वो फौरन तैयार होने चली गई। ये कितना प्यारा है ना, उसके गाल कितने रेड है ना। लैला उसके छोटे छोटे गाल छूते हुए बोली। ये मेला भाई है ना, इसलिए पाला है।
मायरा ने बेड पर खड़े होकर उसे देखते हुए कहा, जिस पर सारे मुस्कुराने लगे। सुनो, मुझे भी ऐसा बेबी चाहिए। ईजा ने लैला के कंधे पर थोड़ी रखते हुए पीछे से बेबी को देखते हुए कहा, मुझे भी कब लाकर दे रहे हो? लैला की तरफ पलट कर पूछने लगी, मैं नहीं लाकर दे रहा, तुम लाकर दोगे। ईजा ने फौरन कहा, अब मेरा दिमाग इतना भी खराब नहीं हुआ कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। लैला से घूर कर बोली, क्या मतलब है लैला? बेबी हम दोनों का होगा। ईजा को आज ही परेशानी खाने लगी। बिल्कुल भी नहीं, पहला बेबी मेरा अकेला होगा, उसके बाद तुम्हें ले लेना। साड़ी के साड़ी, लैला ने दरिया दिली दिखाते हुए कहा, क्या मतलब है कि साड़ी मैं ले लूं? हिजर पूरी आंखें खोल गई। कितने बच्चे होंगे हमारे? हिजर ने उंगलियों पर गिनते हुए पूछा। देखो हिजर, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मैंने तो इतने सारे नाम सोच के रखे हैं, मैं सारे के सारे नाम रखूंगी अपने बच्चों के। लैला ने एक नजरिए से देखा और फिर बेबी की तरफ मतवज्जो होगी, जबकि हिजर सिर्फ सर हल्ला कराया गया। हाय, कितना प्यारा है ना मुसम्मा, कब से उसे लिए हुए उड़ाए जा रहे थे। इंशाल्लाह। शार्प आस्था से उसके कान में बड़बड़ा कर पीछे हुआ, जबकि मुसम्मा शर्मा हया से अपना सर तक न उठा पा रहे थे। अब मुझे सब्र नहीं होगा, मुझे मेरा बेबी चाहिए। जाम जिद्दी अंदाज में उसके कान के करीब बोला, हम अस्पताल में हैं। रूह ने यकीन दिला रूह ने याद दिलाते हुए उसे घूरा। हाँ, तो क्या अस्पताल में हम अपने बेबी के बारे में बात नहीं कर सकते? जाम ने उसे और ज्यादा घूरा। जाम, कभी तो सीरियस हो जाया करें। रूह शर्माते हुए अरवा के पास जाकर रुकी। रूह की तबीयत सुबह से ही खराब थी, लेकिन आज उन्हें सलाम के घर पर जाना था। अरवा ने लैला और हिजर के लिए अपने घर पर दावत रखी थी, और इसीलिए मसूमा और रूह ने उसकी मदद करने के लिए सुबह ही सुबह जाने का फैसला किया था। मसूमा यहाँ आई तो रूह को सोफे पर बैठा देखकर परेशान होगी। क्या हुआ है रूह, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो। रूह ने उठते हुए कहा, क्योंकि वो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसने रूह को देते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। जो मुस्कुराकर यकीन दिलाते हुए बाहर की तरफ चल दिए। अरे लड़कियों, मुझे किसी काम को हाथ लगाने दो। और बाहर 2 मिनट के बाद किचन में पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश करती। आपको समझ नहीं आ रहा, जाकर बेबी का हया रखें। अगर आप बेबी का हया नहीं रख सकती तो उसे भी हम अपने पास रख लेंगे। रू को हर वक्त बहाना चाहिए था छोटे से गोल मटोल बेबी के पास जाने का। अरबा की एक भी ना सुनते हुए उन्होंने उसे वापस भेज दिया। सब कुछ मसूमा और रूह ने बनाया था, जबकि लैला तो अपने आप को वीआईपी कह रही थी। आखिर उसके लिए तो ये दावत रखी गई थी। और शार्प, वो तो मसूमा के आगे पीछे लगा हुआ था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। हर 2 मिनट के बाद उसके पीछे खड़ा होता, कुछ चाहिए मैं ले आऊं। जबकि उसकी ये हरकतें देखकर रूह और लैला दिल ही दिल में मुस्कुराए जा रहे थे। जबकि हिजर और शाम दोनों ही काम पर थे, उनको शाम को यहाँ पर आना था। शाम को मुसलमान के लिए शाम का ये प्यार देकर बहुत ही खुशी हो रही थी। एक मासूम का दिल दिखाने पर वो जितना परेशान था, शाम की फिक्र देकर उसे इतनी ही खुशी हुई थी। शाम में सब लोग शाम की तरफ थे। खाना बहुत ही आरामदेह माहौल में खाया गया। वो चाहे जितना भी इनकार करे, शाम उनके लिए बहुत ही अहम था। वो उनके बचपन का दोस्त था। वो चाहे अपनी तकलीफों में उसे शामिल ना कर सके, लेकिन उनकी खुशियों पर वो पहला हक रखता था। शाम ने रूह को ये तो कह दिया था कि शाम ये सब मैटर्स के लिए करता है, जबकि वो दिल से ये भी जानता था कि शाम उनसे बहुत ही मोहब्बत करता है और उसकी भलाई चाहता है। हनीमून पर कहाँ जा रही है तुम दोनों? शाम ने लैला और हिजर से पूछा। फिलहाल हम कुछ नहीं सोचा, इज़ा ने जवाब दिया। जब सैम में एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ाया, ये हमारी तरफ से तुम दोनों की शादी का गिफ्ट। इज़ा ने मुस्कुराते हुए इस लिफाफे को थाम लिया, जिसमें तुर्की हनीमून की 2 टिकट्स थी। थैंक्स, लैला ने मुस्कुराकर कहा। सैम के घर से वो सब लोग शाम की गाड़ी में आए थे। इन सबको अपने अपने घर छोड़कर वो रूह को लेकर घर आ गया। रूह काफी थकी हुई लग रही थी, इसलिए शायद आते ही सो गई। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? रात को न जाने कौन सा प्यार था कि शाम आंख खुल के जब रूह का बाहर देखा तो वो भी बाहर आ गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नींद नहीं आ रही, बस इसलिए बाहर आई थी। नींद नहीं आ रही तो मुझे जगा लेती, उसके करीब बैठकर बोला। आपको जगा लेती तो आप क्या मुझे लोरी गाकर सुलाते? वो शरारत से मुस्कुराकर बोली। बेबी, तुम्हारे लिए ये काम भी बहुत दिल से करूंगा। वो मुस्कुराते हुए उसने करीब करके बोला। रूह मुस्कुराने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन ब दिन और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो? वो उसे के चेहरे को अपने हाथों में लिए बहुत ही मोहब्बत से कह रहा था। आपको कभी बुरी भी लगती हूँ? रूह ने उसके सीने पर अपना सर रखा था। नहीं, तुम तो पहले दिन से क़यामत डाल रही हो। जान, आपने पहली बार मुझे कहाँ देखा था? मेरा मतलब है, आपने मुझसे शादी का फैसला कैसे किया? तू पूछने लगी। हवा में, जान ने मुस्कुराकर कहा। नहीं ना, मैं सच ही पूछ रही हूँ, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है, आपने मेरे घर रिश्ता कैसे भेजा, हमारी शादी कैसे हुई? उसने फिर से पूछा था, और जान खामोश हो गया। हमारी शादी तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमारे फ्लैट में हुई। हमने आमने सामने बैठकर दूसरे को कबूल किया था। जान उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेते हुए कहा।
قبول تو मैंने आपको पहले ही कर चुकी थी, रूह ने मुस्कुराई, जबकि उसकी इस मुस्कुराहट पर याम उसका साथ ना दे सका। रूह, हमारी निकाह की तुम्हारी नजर में क्या अहमियत है? याम पूछने लगा। याम, निकाह की क्या अहमियत होती है? रूह उल्टा उसी से पूछने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था रूह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फोन पर हुए इस निकाह की तुम्हारी नजरों में क्या अहमियत है? याम बिल्कुल इस सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। याम, वो निकाह है हमारा जिसने मुझे आपका कर दिया, जिसने मुझे आपके नाम लिख दिया, आपका नाम हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। मैं आपके पास आ गई, रूह मुस्कुराते हुए बोली। और इस निकाह की जो हमने फ्लैट पे किया, याम फिर से पूछने लगा। तो रूह उसको देखने लगी। वो भी निकाह था शाम, लेकिन निकाह हमारा पहले हो चुका था। आप फोन पर हुए इस निकाह को कबूल नहीं कर पाए थे, इसलिए आपने दूसरी बार निकाह किया। लेकिन मैं आपके पास आई, आपके साथ रहने लगी, आपसे मोहब्बत करने लगी, क्योंकि मुझे आपके निकाह में बांध कर यहाँ पर भेजा गया था। रूह, मुझे बहुत जरूरी काम है। जब इतना कहकर उठकर बाहर निकल गया था, लेकिन सुबह की 4:30 बजे उसे क्या काम हो सकता है? रूह सोच में पड़ गई। शाम सुबह तक घर वापस नहीं आया था। पहले उसका इंतजार करती रही, फिर उसे लगा कि शायद वो अपने काम पर चला गया हो। शफा और मैरी के आने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने चलेगी, क्योंकि उसे सारी रात नींद नहीं आई थी। उसकी आंख खुली जब मुसुम्मा शोनू को वापस ले आई थी। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? मुसुम्मा ने उसको देखकर कहा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, कल से तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज सुबह शाम को बताने ही वाली थी, लेकिन वो सुबह ही सुबह निकल गए, वरना उनके साथ ही हॉस्पिटल चली जाती। रूह ने अपना चकराता हुआ सर थाम कर बताया। अरे यार, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें अस्पताल लेके चलती हूँ, और शाम साहब को मैं अभी फोन करके बता देती हूँ। चलो उठो। मुसुम्मा ने अपना फोन निकालते हुए शाम का नंबर मिलाया, जबकि रूह को अभी तबीयत बहुत ही खराब महसूस हो रही थी। वह मुसुम्मा के साथ अस्पताल आ गए थे, जबकि जॉन ने कहा था कि वो आधे घंटे में अस्पताल पहुंच जाएगा। आप वेट करें, कुछ देर में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, डॉक्टर से बोलकर अंदर चली गए थे, जबकि मुसुम्मा उसको थामकर बाहर बिठा चुकी थी। तुम्हारी तबीयत कब से खराब है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितनी लापरवाह हो तुम। हमें ना बताती, कम से कम सर को तो बता देती, मुसुम्मा डांटते हुए बोली। अरे यार, मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं आज ये सर क्यों घूम रहा है। आए, हो सकता है कोई गुड न्यूज हो। डॉक्टर कैसे मुस्कुरा रही थी। मुसुम्मा ने स्टाटस दिखा तो रूह शर्माने लगी। हाय रूह, सच में अगर ये हो जाए तो तुम्हारा भी गोल मटोल सा प्यारा सा बेबी। मुसुम्मा दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े ख्याली दुनिया में खो गई थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुसुम्मा जोर से गले लगाते हुए एक्साइटमेंट में दुआ करने लगी। आमीन, रूबे साता बोली। अरे भाभी जी, आप यहाँ? डॉक्टर से रिपोर्ट देने आई थी, जब पीछे से फुरकान ने अचानक आकुश को पुकारा। मुसुम्मा फुरकान को देखकर एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन फिर से याद आया कि रूह तो अभियान के बारे में सब कुछ जानती है। कैसी हैं आप? आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं फुरकान डेवल का आदमी हूँ। जी, आपके शोर से वफादारी करना तो मेरा मकसद है, इन्हीं के लिए काम करता हूँ मैं। जब उनको देखता हूँ आपके साथ तो दिल खुश हो जाता है। डेवल तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि आपकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप इसकी मोहब्बत का अंदाजा यहीं से लगा सकती हैं कि उसने शेख को कत्ल करके आपसे निकाह का लिया। उससे फुरकान बहुत ही अजीब लग रहा था, उसकी बात करने का अंदाज, उस तरह से उस मुहातब करके शाम के बारे में बात करना, और फिर अचानक ही उसके सर पर धमाका करना। रूह उसको देख कर रह गई। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि डेविल ने शम्स शेख को कत्ल करके आपके लिए किया था। वो आपसे इस हद तक मोहब्बत कर बैठा कि उसने आपको पहले शोहर को ही। फुरकान भी बोल रहा था कि उसे पीछे से अपने कांधे पर बोझ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो यम उसके कांधे पर हाथ रखा। अरे डेविल, तुम आके, मैं तुम्हारे बारे में ही भाभी जी से बात कर रहा था, फुरकान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो सिर्फ आंखों से रूह को देख रहा था, जो आंखों में बेपना गुस्सा और आंसू लिए उसको देख रही थी। रूह, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। उसे यकीन था कि वह रूह को बहुत कुछ बता चुका है। शम्स का नाम तो सुन चुका था। शाम से समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही रूह ने उसके हाथ झटक दिए और उसे दूर होते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। रूह, हम घर चल बात करेंगे, चलो यहाँ से, शाम उसका हाथ थाम कर बोला। आप क्या बात करेंगे जम? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। आपसे कहा था कि अब आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन आपने मेरे शुरू का कत्ल करके मुझे ही क्यों? जाम, क्यों आपने किया ऐसा? रूह बिलक बिलक कर रोते हुए बोली। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम घर चलकर बात करते हैं। याम ने रूह का हाथ थामना चाहा। दूर रहे मुझसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। आप एक तहाई धोखेबाज शख्स है, धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता। आपने मेरे शो को कत्ल किया, क्यों यार? फुरकान अजीब और गरीब नजरों से देखने लगा था। मतलब रूह कुछ नहीं जानती थी। वो तो बस जराम की नजरों में अच्छा होने के लिए उसकी बीवी से इतने अच्छे से बात कर रहा था कि शायद वो रूह से अच्छी तरह बात करके जम से अपना काम निकलवा ले। लेकिन यहाँ हालात और बता चुके थे। रूह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और अब डबल के हाथों उसकी मौत पकी थी। उसे मौका देकर वहां से निकलना बेहतर समझा, जबकि मुसलमान ने अपने फोन पर आने वाली शराब की कॉल अटेंड करते हुए उसे सब कुछ बता दिया। रूह,
हम घर जाकर बात करते हैं इस बारे में, यहाँ ठीक नहीं है। जाम उसको समझाना चाहा, लेकिन वह समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो उससे अपने आप को छूने तक नहीं दे रही थी। सब कुछ नाजायज है, आपने मेरे साथ नाजायज रिश्ता जोड़ा, नकाह के ऊपर नकाह कर लिया, मेरी शोहर को कत्ल कर दिया, मेरी इद्दत तक पूरी नहीं होने दी। 2.5 महीने बिना किसी रिश्ते के मुझे अपने साथ रखा। वो अपना सर अपने हाथों में थामते हुए बोल रही थी, कुछ भी नाजायज नहीं है, हमारा निकाह हुआ है शरई और कानूनी तरीके से, तुम मेरी बीवी हो। कौन सी इद्दत है? तुमने देखा तक नहीं था? कौन सी इद्दत? तुम पर कोई इद्दत वाजिब नहीं और कोई नकाह भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक दिखावा था। प्लीज मुझे मत छुए। वो अपना हाथ छिड़वाते हुए बोली। अब जाम के पास सिवाय जबरदस्ती के और कोई रास्ता ना था। उसने जबरदस्ती उसका हाथ थामा और घसीटते हुए अपने साथ ले आया। गाड़ी से निकलकर कमरे में बंद हो गई थी। वो सारी रात मुसलसल रोती रहती। शाम से समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद ही वो उसकी बात समझ रही थी। पहले शाम ने उसे अकेले रहने दिया। शायद ये झटका उसके लिए बहुत ही बड़ा था। वो अपने पहले नकाब को सब कुछ समझे हुए थी, उसके लिए वही नकाब अहमियत रहता था। फ्लैट में हुए जाम के साथ नकाब को सिर्फ जाम की से समझ रही थी। वो तो कुछ जानती नहीं थी कि उसका पहला नकाब नकाह ही नहीं था, वो सिर्फ एक ड्रामा था जो रूह को बेचने के लिए किया गया था। क्या हुआ श्याम, सब ठीक तो है ना? ध्रुव को कैसे पता चला? कि हिस्से उसे पूछने लगा। फुरकान की वजह से उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो आज मेरे हाथों जरूर कत्ल होगा। श्याम गुस्से से बोला। अपना गुस्सा कंट्रोल करो श्याम, उससे ज्यादा तुम्हारी गलती है। तुम्हें रूह को पहले ही बता इतबार में लेना चाहिए था। तुम्हें यह सच्चाई उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी श्याम, ये कोई छोटी सी बात नहीं। तुम्हें ने कहा कि फौरन बाद उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अब वो क्या कह रही है? मेरा मतलब है तुम उससे क्या कहा? वो उस नकाह को कबूल करती है या शेख को ही अपना झूठ मान रही है? जिसे ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता। वो मुझसे बात नहीं कर रही, मैं उसकी सोच पढ़ नहीं पा रहा। वो हमारे रिश्ते को किस तरह से ले रही है। मुझे बस इतना पता है कि तुमसे समझा कर मैंने उसे प्रोटेक्ट किया है। अगर मैंने उसे नहीं मारता तो वो शेर उसके साथ न जाने क्या करता। प्लीज समझाओ कि वो शेर उसका शोहर नहीं, उसे समझाओ उसका शोहर मैं हूँ। जहाँ बेचैनी से बोल रहा था। इजहर उसकी हालत समझ रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो अब तक कमरे में है, दरवाजा नहीं खोल रही, क्या करोगे? जाम ने कमरे की तरफ इशारा किया। चाबी तो मुझे, मैं संभाल लूंगा, मैं समझा दूंगा उसे, तुम टेंशन फ्री हो जाओ, वो मेरी बात समझेगी। उसे दिलासा देकर जाने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखाए, मुझे सही की पहचान बताएं, क्या सही है क्या गलत? अगर जाम मेरे शोर हैं तो वो कौन था? मेरे शोर को मेरे शोर ने कत्ल कर दिया। मैं क्या करूं? क्या मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया? क्या जाम के साथ मेरा रिश्ता नाजायज है? जाम के साथ इसकी फ्लैट में बिना किसी रिश्ते के 2.5 महीने मैंने उन्हें अपना शोर समझती रही, बिना किसी रिश्ते के उनके करीब जाती रही, उनके कमरे में, उनके घर में। मुझे शेख के हाथों बेचा गया। अगर शाम ना होते तो ना जाने मुझे किस किस के कमरे में भेजा जाता, किस किस के बिस्तर की जीनत बनाया जाता। शाम ने मेरी इज्जत बचाई, वो मेरे मुहाफिज है, लेकिन मैंने इतने करीब रहकर मुझे सच्चाई ना बताकर उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैं किसी और के नकाम में थी। जाम ने मुझे अपने साथ क्यों रखा? क्या उन्होंने मेरी वजह से शेख को कत्ल किया? क्या वो आदमी सच कह रहा था? किसी और के नकाह में होते हुए शाम ने मुंह से नकाह कर लिया, लेकिन नकाह के ऊपर नकाह जायज नहीं। क्या शाम के साथ मेरा रिश्ता जायज है? वो ये सब सोच रही थी कि दरवाजा खुला। जब अपने कमरे में देखा वो कुछ भी ना बोली। वो उसके करीब आकर बैठा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हिजर भाई, मेरी बात सुनने। तुम मेरी बात सुनो गुड़िया, और समझने की कोशिश करो। जब तक मैं बोलता हूँ तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी। तुम्हारी सुतेली माँ ने तुम्हें शेख के हाथ बेच दिया था। इज्जत भाई, रूह, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। फिर तुम जो होगी मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा निकाह शेर से किया, लेकिन वो निकाह नहीं होता। शम्स ने ऐसी कितनी लड़कियों के साथ झूठा निकाह करके उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। झूठा निकाह इसलिए क्योंकि वो शेख की अपनी आवाज नहीं, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थे जो दिन में 20 बार इस्तेमाल की जाती है। वो दिन में 20 लड़कियों की जिंदगी तबाह करता था। वो न सिर्फ फिर में जा बुलाकर उन्हें बेच देता था, और न जाने कितने लोगों के साथ मजीद ऐसा कर रहा था। वो मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा था। जब शाम को ये बात पता चली तो हमने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारे निकाह से एक दिन पहले ही शेर मार चुका था, या मुझसे पहले ही मार चुका था। तुम्हारा निकाह किसी मुर्दा इंसान के साथ नहीं हो सकता ना रूह। तुम्हारा पहला निकाह हुआ ही नहीं, सिर्फ याम के निकाह में हो। याम के साथ तुम्हारा निकाह जायज है। याम तुम्हारा शोहर है, सिर्फ याम और कोई नहीं। तुम समझ रही हो ना गुड़िया, तुम्हारा निकाह सिर्फ याम के साथ हुआ है। शेर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता था। अगर याम नहीं होता तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर देता। ये तो कुदरत का इंसाफ था कि तुम यहाँ पर हमारे पास पहुंची। अल्लाह ने तुम्हें शाम से मिलाना था, इसलिए तो तुम हमारे पास यहाँ पर पहुंची। अल्लाह ने तुम्हें याम के लिए बनाया था। तुम्हें पहली बार देते ही वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। वो तुम्हें इस हद तक चाहने लगा कि तुम्हें अपने फ्लैट में ले आया, लेकिन उसने कभी अपनी हदूद क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। वो तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखना चाहता था। रो,
जाम से गलती हुई कि उसने तुम्हें पहले सच नहीं बताया, लेकिन उसकी मोहब्बत को नाजायज मत को, वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्लीज उसे माफ कर दो। हिजर ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं हिजर भाई, मैं ऐसा नहीं कर देती, मैं जाम को माफ नहीं कर देती, उन्होंने मुझे हमेशा धोखा दिया, उन्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ये सब कुछ। मैं मानती हूँ कि अल्लाह ने मुझे जाम के नसीब में लिखा था, लेकिन फिर भी उन्हें मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी। मैं 2.5 महीने उनके साथ बिना किसी रिश्ते के रही, अगर 2.5 महीने बाद भी उनकी नीयत मुझ पर खराब होती तो वो कभी मुझसे नकाह ना करते, सारी जिंदगी ऐसे ही मुझे अपने साथ रखते बिना किसी रिश्ते के। रोने का फिर से रोने लगी। नहीं रो, जाम तुमसे मोहब्बत। हिजर ने कुछ कहना चाहा, जाम मुझे हमेशा धोखे में रखा, मुझे उनकी मोहब्बत पर शक नहीं है हिजर भाई, लेकिन मैं फिलहाल इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। तू अभी भी रो रही थी। भाई, आपको याद है आपने मुझसे मेरी सालगिरह के दिन वादा किया था कि मैं आपसे जो कुछ मांगूंगी आप मुझे जरूर देंगे। अब आपको वो वादा निभाना होगा। जब तक जाम को उनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। जाम को लगता है कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए वो हमेशा मुझे धोखा में रखते हैं, लेकिन अब मजीद वो नहीं। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ फातिमा बीबी के पास, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अब जाम के साथ रहूं। हिजर भाई, मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। रूह शाम तुम्हें नहीं जाने देगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप अपना वादा निभाएं। अगर आप मुझे दिल से अपनी बहन मानती हैं तो अपना वादा जरूर निभाएंगे। रूह ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि हिजर उसे समझा नहीं पा रहा था। वो जाम को समझने की बजाय उसे सजा दे रही थी, लेकिन ये भी सच था कि हर बार जाम की नहीं चलनी थी। जाम यहाँ पर गलती पर था, उसे गलती की सजा मिलनी थी। रूह, हिजर भाई, आपने कहा था कि मैं आपकी बात सुनूंगी तो आप मेरी बात मानेंगे, आप अपना वादा निभाए। मैं फिलहाल जाम के साथ नहीं रह सकती। रूह आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, जबकि हिजर खामोशी से उसके कमरे से बाहर आया, जहां पर जाम बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जाम से वो कैसे बात करेगा, वह जाम से उसकी रूह छीनने जा रहा था। रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। तुमने क्या सोचकर उसे वादा किया हिजर? वो अब उसका गिरबान पकड़कर खड़ा था। क्या तुमने इस वादा करने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं ना। मेरी रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझना मुझे, वो उसकी बात काट कर बोला। देखो जान, कुछ नहीं देखना मुझे। वो फिर से डरा था, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है। मैं खुद उसे जाकर पूछता हूँ। जामरू के कमरे की तरफ पढ़ने लगा जब हिजर ने उसे पकड़ लिया। देखो, जो मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। रूह का वक्त चाहिए। इतनी बड़ी हकीकत कबूल करना उसके लिए मुश्किल है। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि वो बिना निकाह के 2.5 महीने तुम्हारे साथ रहे। देखो जान, हर बात तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हें रूह की बात समझनी नहीं पड़ेगी। हिजर ने उसे समझाना चाहा। अच्छा, जाम तंसिया मुस्कुराया। अब मुझे समझना चाहिए। सही कह रहे हो यार, मुझे समझना चाहिए। वो मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है और तुम मुझे समझा रही हो। तुम्हें जो भी करना है कालो हिजर, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। वो गुस्से से कहता हुआ कमरे में जाने लगा। क्या करोगे? उसे वापस सामने वाले कमरे में क्या कर दोगे, या मारोगे पीटोगे? क्या करोगे बताओ मुझे, वो गुस्से से बोला। शाम की बात का ताना तुम मुझे नहीं दे सकते इज्जत। तुम्हारे ही कहने पे मैंने ये नहीं कहा कि उसे शाम के आगे फेंक दो। मैंने नहीं कहा था याम उसे इतनी बुरी सजा दो। मैंने तुम्हें सिर्फ उसका साथी करने के लिए कहा था। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि तब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो बेवजह तुमसे भाग रही थी। लेकिन अब तुम गलती पर हो। तुम्हें ये बात रूह पहले बता देनी चाहिए थी कि तुम शेर शम्स नहीं बल्कि जान काजमी हो। गलती जहां पर तुम्हारी है, उसकी नहीं। इस बार तुम्हें उसे कुछ नहीं कह सकते, वरना वरना तुम मुझे वरना की धमकी दोगे हिजन ने? मैंने बनाया है तुम्हें, मेरी दोस्ती भूल के, या फिर बांजी का प्यार मामू के लिए 2 से ज्यादा बढ़ गया? श्याम गुस्से से बोला। श्याम, जितना मैं तुमसे वफादार हूँ इतना रूह से नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए आज भी रूह के पास गया था। मैं तुम्हारा कोई एहसान भूला नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे साथ किसी किस्म की गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं कर रहे, बल्कि मुझसे मेरी जान छीनने की कोशिश कर रही हो। इस बार श्याम परेशानी से बढ़ गया तो हिजब इसके करीब आकर बैठा। मैं वहां अंदर उसका मामू नहीं तुम्हारा दोस्त बनकर गया था। मैंने रूह से उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा उसे अपनी बांजी नहीं भाभी बनाकर दिया था। जहाँ मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे, लेकिन जान, हर रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया जाता है। तुम रूह से उसके फैसला का हक छीन रही हो। वो बस तुमसे वक्त मांग रही है, जो 2.5 महीने बगैर निकाह के उसने तुम्हारे साथ गुजारे। अगवा शम के साथ होते तो न जाने कितने के साथ गुजारती। जान फिर से उसके बाद ताकर बोला, मैं मानता हूँ यार, लेकिन वो किसी शम के साथ नहीं थी, वो तुम्हारे साथ ही। उसके लिए तुम उसके शोहर थे। एक लड़की जो रिश्तों को समझती है, मियां बीवी के रिश्ते के तकाजे को समझती है, वो ये बात कबूल नहीं कर सकती कि उसने 2.5 महीने किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे हैं जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तुम्हारी बात ठीक है यार, अगर वो शम के साथ होती तो न जाने कितने लोगों के साथ उसे आगे और कुछ नहीं बोल पाया। वो मजबूर होती जान,
उसे मजबूरी में ये सब कुछ कबूल करना पड़ता, लेकिन तुमसे वो प्यार करती है, तुम्हारे निकाह में है, तो उसे मजबूर क्यों किया जाए? या उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है, तो लौटकर तुम्हारे पास ही आएगी ना। उसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो। उसे मैंने वादा किया है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, और तुमसे मैं वादा करता हूँ कि मैं रूह को वापस लेकर आऊंगा। मैं उसे तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये वादा है तुम्हारे दोस्त का, और ये वादा मैं तुम्हारा दोस्त बनकर कर रहा हूँ, रूह का मामू बनकर नहीं। रूह चाहे मेरी बाजी हो, लेकिन तुमसे ज्यादा अजीज नहीं है वो मेरे लिए। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो कौन था किसी यार के पास जा रही है? वहां हिजर समझाते हुए बोला, मैं उससे बात करूंगा। अगर वो मेरी बात नहीं समझी तो ठीक है, मैं उसे वक्त दे दूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। श्याम ने कुछ सोचकर कहते हुए कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? उसने कमरे में आते हुए कहा। क्या? रूह ने पूछा। क्या का क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ कितना वक्त चाहिए तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए, वो गुस्से से बोला था। देखें श्याम, रूह ने कुछ कहना चाहा। कोई भी फजूल बात नहीं करना, बस मुझे बताओ कि तुम्हें कितना वक्त चाहिए मेरा साथ कबूल करने के लिए। 1 घंटा? 2 घंटा? 1 दिन? 2 दिन? 1 हफ्ते? 2 हफ्ते? 1 महीना? उससे ज्यादा मैं तुम्हें एक सेकंड नहीं दे सकता। जल्दी से फैसला करो, वरना मैं फैसला करूंगा। मेरा फैसला तुम जानती हो, वो फिर भी तुम्हें सुना देता हूँ। कहीं नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। बल्कि जाने की जरूरत भी क्या है, यही रहो, सोचो समझो इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रो, तुम यही रहकर कोई भी फैसला कर सकती हो। तुम मुझे मेरी गलती की सजा देना चाहती हो ना? तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तो यही मसला है ना। मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई अपने बारे में। वो उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखे पूछ रहा था। नहीं यार, मुझे इस बात से इतराज नहीं है कि आपने अपनी सच्चाई छुपाई, और ना ही मुझे इस बात से इतराज है कि आपने मुझसे झूठ बोलकर नकाह किया। मैं तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरी इज्जत बचाई। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि अगर वो निकाह झूठा था और आप जानते थे कि मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, तो फौरन से निकाह क्यों नहीं किया? 2.5 महीने बाद क्यों? अगर आप सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे, मुझे अपनी रखेल। उसकी बात अभी बीच में थी कि जान का हाथ रूह पर फिर से उठा था। सोची भी कैसे तुमने इतनी बकवास घटिया बात? तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? मैंने अगर तुम्हें अपनी रखेल बनाना होता, तो हर वक्त मैसर थी, तुम मुझे कभी भी इस्तेमाल कर सकते। मुझे तुमसे निकाह करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे अपना शोहर मानती हो, जब चाहे मैं अपने पास बुला सकता था। लेकिन रूह, मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम अपनी बीवी बनाया, और जिससे निकाह किया जाए वो शहजादियां होती हैं, रखेले नहीं। मुझे तो शर्म आती है इन लोगों पर जो अपनी बीवी को रखेल कहती है, अपनी बीवी को ये घटिया नाम देती है। नकाह जैसे पकीजा बनने का मजाक उड़ाते हैं। नकाह शहजादियों के होते हैं। तुम तो शहजादी हो, मेरी शहजादी। लेकिन मैंने तुमसे 2.5 महीने तक नकाह नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहता था। मैं तुम्हें बाहिफाजत वापस पाकिस्तान भेजना चाहता था। मैंने तो अपने दिलो दिमाग में कंट्रोल कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी अपनी फैमिली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था। लेकिन तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मोहब्बत बहुत ही छोटा लफ्ज है, मैं अपने जज्बात को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। लेकिन छोड़ इन बातों को, ये मेरा आखिरी इम्तिहान है। उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगी, मेरी बनकर। उसके बाद हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, कोई दूरी नहीं रहेगी। बोलो, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद मैं लेने आऊंगा, और इस 1 महीने के बाद तुम मुझे सिर्फ मेरी रूह बनकर मिलोगी। सुन रही हो ना तुम? हम कहते हुए उसके लबों पर झुका था, और उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर साबित करते हुए पीछे हटा। इंतजार करूंगा तुम्हारा, इस 1 महीने में पल पल मरूंगा, राम कहते हुए बाहर निकल गया, और वो खामोशी से उसे जाता हुआ देखती रही। रात को कमरे में आया तो रूह सोते भी बांध के शाम आस्ता से उसे करीब आया, उसे अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर के बाद उसे शाम का लम्स करता का महसूस हुआ। उसे अपनी बाहों में पीछे कितनी देर उसे दीवाना वार देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसे अपने कदमों में पानी महसूस हुआ। रूह ने बेसाता आंखें खोल उसको देखा, लेकिन वो आंखें बांध के लेटा था। शायद नहीं, यकीनन वो उसके लिए रो रहा था। वो शख्स जिसे उसने कभी किसी के सामने झुकते में नहीं देखा था, आज वो उसके लिए आंसू बहा रहा था। रूह का दिल चाहा तो सब कुछ बुलाकर उसकी बाहों में समा जाए, लेकिन वो शाम को उसकी गलती की सजा देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि शाम हर बार अपनी मनमानी करे। वो अपने और शाम के रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी। वो कुछ वक्त उसके बगैर रहना चाहती थी, ताकि उसके रिश्ते को समझ सके। थोड़ी देर के बाद शाम ने आंखें खोली तो उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर दी। शाम ने पूरी तरह अपनी बाहों में कैद कर रखा था, जबकि शाम की आंसू अब अपने कांधे पर महसूस कर रहे थे। अब मजीद बर्दाश्त करना उसके बाद से बाहर था। उसने झटके से जाम से अपना आप छुड़ा दिया और उठकर बाहर जाने लगी, जब पीछे से जाम की आवाज सुनाई दी थी। मत जाओ मुझे छोड़कर।
तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, तो क्यों मुझसे मेरी जिंदगी छीन रही हो? रहम करो। रूह, मत जाओ। हिजाम ने बेदर्दी से अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे अपने पास बुलाया था। अपनी दोनों बाहें खोले उससे यकीन दिल से बुला रहा था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन रूह यहाँ हिम्मत नहीं आ सकती थी। उसे यह रिश्ता कबूल करने के लिए वक्त चाहिए था। हिजाम को यह बात समझने के लिए कि वो गलत है, उसे दूर जाना था। सिर्फ एक पल में पलटी, वो दरवाजे से बाहर निकल गए, जबकि जहां बेचनी से जाता हुआ देख रहा था। रूह शाम का एतबार तोड़कर बाहर आ गई थी। उसका दिल चाह के फूट फूट कर रोए, लेकिन वो जानती थी कि जिसका एतबार तोड़कर वो बाहर आई है उसे चुप करवाने नहीं आएगा। लेकिन उसके पास जाम को बदलने का आखिरी मौका था। किसी भी तरह से उसे एक आम जिंदगी देनी थी। उसे जाम को एक आम जिंदगी देनी थी, एक आम इंसान बनाना था। न जाने कितने लोग की जिंदगी छीनी थी। जाम, आप तो कहते हैं कि जो काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान लेना कब से ठीक होने लगा? वो एक कातिल था। उसे जाम की जिंदगी देनी थी जैसे वो चाहती थी। आज उसने जाम का दिल दिखाया था, उसका इतबार तोड़कर बाहर आई। वो जानती थी कि शायद जाम उसे उसकी गलती के लिए कभी माफ ना करे, लेकिन उसने सोच लिया था कि आपको वापस आने के लिए यही शर्त रखेगी कि जान को यह काम छोड़ना पड़ेगा। वो दूसरे कमरे में आकर लेट गई। नींद तो इन दोनों को नहीं आनी थी, क्योंकि आज इन दोनों का दिल बर्बाद हुआ था। सारी रात वो एक सेकंड के लिए भी ना सोया था। सुबह रोशनी होते ही हिजर उसका वीजा और पासपोर्ट लेकर आया था। शायद रूह ने उसे सब कुछ करने के लिए कहा था। वो ऐसे ही कमरे में लेटा रहा था जब रूह कमरा खोलकर अंदर आई। बिना उसे देखे अपना सामान पैक करने लगी। वो हाली हाली नजर से देखता रहा, लेकिन रूह ने एक नजर उस पर न डाली। उसके सामने उसने अपना सारा सामान पैक किया। बाहर शायद हिजर के अलावा कोई भी ना था, इसलिए और कोई आवाज ना सुनाई दे रही थी। लेकिन जब रूह ने बाहर जाकर कहा कि मुसुम्मा शोनो, मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, तो उसका ख्याल रखना। यहाँ को पता चला कि वो चाटू बाहर है, लेकिन शायद वो भी उसकी तरह उसके जाने का गम बना रहे थे। वो आस्ता से उठकर बाहर आया। रूह ने अभी भी उसकी तरफ ना देखा था, लेकिन हिजर ने एक नजर देखा और दोबारा ना देख पाया। एक ही रात में उसकी क्या हालत हो गई थी। उसकी आंखें उसकी रात भर रोने की चुगली कर रही थी। शाह का दिल चाहा कि अभी जाकर उसके सीने से लगे। उसकी हालत देखकर उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। न जाने इस नाजुक सी लड़की को उस पर तरस क्यों नहीं आ रहा था। वो मोहब्बत के सारे मरहले तय कर चुका था। वो इश्क की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन उसका साथ देने के लिए रूह तैयार ना थी। हिज्जो को लगा कि अभी रूह यहाँ से ना निकली तो यहाँ उसे कभी जाने नहीं देगा, हमेशा के लिए कैद कर लेगा। चलो रूह, उसने कहते हुए रूह का बैग थामा और बाहर निकल गया, जबकि हिज्जो के पीछे वो तीनों भी बाहर निकल गए थे। जब रूह को अपने पीछे किसी का हसार महसूस हुआ, मैं तो एक ही रात में तुम्हारे बगैर थक गया, किसी के भरोसे पर छोड़कर जा रही हो मुझे। रूह अपना कंधा फिर से भीगता हुआ महसूस हुआ, तो उसके हसार से निकलकर बाहर चलेगी। जामडर ने फोन निकाला था। फुरकान को बोल दो कि अपनी कब्र तैयार करने करवा ले, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं है जो उसके लिए कब्र बनवाएगा। बस इतना कहकर वो फोन बंद कर चुका था। फिर बाहर आया और रूह के साथ वो चारों एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। हिजर स्पेशल सर्विस रखवाना उसे डर लगता है। वो हिजर का कहकर पीछे हो गया था, जबकि रूह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ना कर सकी। उसने बहुत ही हिम्मत से यह फैसला किया था। वो ये भी जानती थी कि एक बार अगर उसने शाम की नजरों में देख लिया तो वो दोबारा कभी उसे ये मौका नहीं मिलेगा। उसे नहीं लगा था कि उसे एयरपोर्ट पर शाम मिलने आएगा। शाम तो जानता भी नहीं था कि वो पाकिस्तान जाने वाली है। तो तुम जा रही हो? उसे छोड़कर शाम ने पूछा। आपको तो कुछ जाना चाहिए, न जाने क्यों रूह तल्ल हुई थी। अगर मुझे तब अंदाजा होता ना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो मैं उससे उसकी जिंदगी छीनने की गलती कभी ना करता। बहुत सस्ती निकली तुम्हारी मोहब्बत। खैर, खुश रहो, शाम भी उसी के अंदाज में बोला। एयरपोर्ट पर वो अपनी फ्लाइट का अनाउंसमेंट का इंतजार करने लगी। जानती हो रूह, मैंने कभी सोचा ना था कि मेरी भी फैमिली होगी। बहुत छोटी सी उम्र में मुझे क्लब में भेज दिया गया था। तो बेकी, हर क्लब का एक रूल है कि जब तक लड़की 18 साल की ना हो जाए उसे किसी के सामने बेचा नहीं जाता। उसे उम्मीद ना थी कि लैला उसे इस तरह की कोई बात करेगी। वो खामोशी से सुनने लगी। मुझे कंप्यूटर की ए टू जेड हर चीज जानने का शौक था। मुझे जुनून था कि मैं किसी भी तरह कंप्यूटर में जाकर उसकी हर चीज को हैंडल करूं। मैं सीखने में लगी थी कि मुझे बेच दिया गया। कंप्यूटर से इश्क करने वाली लड़की एक क्लब में डांस करती थी। सारा दिन नाचने के बाद हमें सिर्फ इतना पैसे मिलते थे कि एक वक्त का खाना खा सके। ऐसे मेरा मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर से कभी दूरी नहीं बनाई। ये मेरा शौक था जिसे मैंने हर कीमत पर पूरा करना था। एक दिन वो क्लब बंद हो गया और सब लड़कियों को आजादी मिल गई। जानती हो वो आजादी किसने दिलवाई थी? तुम्हारे चार में। और फिर से उसने मुझे अपने साथ कंप्यूटर हैकिंग के काम पर रख लिया। उसने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचाई, उसने मेरे हवा टूटने से बचाया। मैं ये नहीं कहती कि जाम सही है, वो गलत है। सारी दुनिया के लिए गलत होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए गलत नहीं है। उसने तुमसे मोहब्बत नहीं की तो उसने तुमसे इश्क किया है।
मैं ये नहीं कहती कि तुम अभी मेरे साथ चलो वापस, लेकिन प्लीज वापस आ जाना, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। लैला खामोश हो चुकी थी जब उसे शराब की आवाज सुनाई दी। मैं 11 साल का था, मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया, दोनों को मेरी जरूरत ना थी, दोनों ने अलग अलग शादी का ली और मुझे भूल गए। मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे अपने साथ ऐसी जगहों पर लेकर जाते थे जहां वो लोग मुझे आहिस्ता आहिस्ता नशे का आदी बनाने लगे, जिसके बाद अक्सर वो अपने कामों से निकलवाते। मैं ड्रॉप के लिए चोरियां करने लगा। नशे की लत इस हद तक बढ़ गई कि मैं किसी का कत्ल करने को भी तैयार था। इसी तरह एक दिन मुझे यार मिला और मैंने उसे कत्ल करते हुए देखा। मैंने उससे कहा कि मुझे भी पिस्तौल दो, मैं भी किसी को मार दूंगा और बदले में तुम मुझे पैसे देना। जानती हो शाम ने मुझे क्या दिया? राइट कार पर तमाचा। वो एक तमाचे से ही मेरी अकड़ ठिकाने लग गई। शाम मुस्कुराकर बोला। फिर मैंने उसकी मिन्नतें की कि प्लीज मुझे अपने साथ रख लो और मेरा कोई नहीं है। तो जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि आज की बात मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूं तुम्हारा। शार्प अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो होगा सबके लिए बुरा, लेकिन तुम्हारे मामले में उससे अच्छा और कोई नहीं है। जाम से ज्यादा तुम्हें और कोई नहीं प्यार कर सकता। जानती हो रो, उन्हें मेरी सबसे बड़ी गलती माफ कर दी। मैं उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें धोखा देने लगी थी। शाह की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि मासूमा बोल उठे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनकी फैमिली हूँ, उनके दोस्त की बेटी हूँ। वो मुझे सड़कों पर रुलने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो कभी किसी को माफ नहीं करते। न जाने क्या सोच कर मुझे माफ कर दिया। लेकिन तो तुम्हारी हर गलती माफ कर सकती है, वो तुम्हारी ये गलती भी माफ कर देंगे। प्लीज वापस आ जाना। मासूमा आस्ता आस्ता बोल रही थी। अब सब तुम लोग जाओ, मुझे रूह से कुछ देर के लिए बात करनी है। हिजा ने सबको जाने का इशारा किया तो वो लोग खामोशी से उठकर चले गए। आपकी कहानी मैं पहले ही सुन चुकी हूँ हिजर भाई। वो उसके करीब आकर बैठा तो वो कहने लगी, चलो एक बार फिर से सुन लो, शायद इस बार तुम्हें मेरी कहानी अच्छी ना लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वापस आ जाना, मत जाओ, रूह तुम्हारे जान तुम्हारे बगैर मर जाएगा। बस इतना कहूंगा कि तुम्हारे मामू ने वादा किया कि उसकी बांजी वापस जरूर आएगी, और अगर तुमने अपने मामू का वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हिजर ने आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे देखकर कहा तो रूह बेयकीनी से देखने लगी। वो 13 साल का था जब उसने पहली बार अपने बाप को कत्ल किया था। उसका बाप उसकी माँ को किसी और के बिस्तर पर बेच रहा था और जाम की गैरत ने गवारा ना किया कि उसकी माँ की इज्जत को इस तरह से बर्बाद किया जाए। मेरी बहन को 20,000 में बेचा गया और इस 20,000 की कीमत वो हर रोज दिन रात तुम्हारे बाप की मार खाकर चुकाती। तुम्हारा बाप दिन रात जानवरों की तरह से मारता था और हर रात को इस्तेमाल करता। और फिर जब वो माँ बनने वाली थी उसका इलाज तक ना करवाया। मैं 16 साल की थी तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन्म देते हुए मर गई, तो तुम्हें लाकर तुम्हारी सुतेली माँ उसकी बेटी के सामने फेंक दिया। और उन्होंने एक नौकर की जरूरत थी जो मेरी सूरत में उन्हें मिल गया। वो लोग दिन रात मुझसे काम करवाते सिर्फ तुम्हारी एक झलक दिखाने के लिए। मैं दिन रात तुम्हें एक नजर देखने के लिए पागल की तरह दौड़ता और अपना काम निकलवा कर वो मुझे घर से बाहर फेंक देते। सारा दिन सारी रात मैं घर से बाहर सर्दी में तड़पता रहता, कोई नहीं था पूछने वाला। जिस दिन शाम कत्ल के घर से भागा, मैं भी उसके पीछे भाग गया। वहां से भागकर हम रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां दो लड़के एक लड़की को जाति का शिकार बना रहे थे। मैंने उसे पत्थर मारा और जाम ने उसे अपना चाकू देखते ही देखते हमारे सामने एक लड़का मार गया और दूसरा भागने लगा। जाम ने मुझे ऑर्डर दिया कि उसे भागने मत देना और मैंने उसे भागने नहीं दिया। उसके बाद मैं आज तक उसके ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। ये कहते ही मुझे शर्म नहीं आती कि मैं जाम का आदमी हूँ। हम दोनों एक समंदर के पास पहुंचे तो वहां कुछ लोग चोरी से दुबई जा रहे थे। उन्हें में सदीक और साम भी थे। साम यतीम लड़का था जिसे सदीक ने अपने साथ लेकर जा रहा था, और जब उसे पता चला कि हम भी यतीम है तो वो हमें भी अपने साथ ले गया। हमें नहीं पता था कि सदीक वहां पर क्या काम करता है, लेकिन उसने हमें बहुत अच्छे स्कूल में डाला था, हमारी अच्छी तालीम का ख्याल रखने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर बहुत ही पैसा कमा कर तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर आऊंगा। सदीक ने मेरी बहुत ही मदद की, कोशिश की, लेकिन एक दिन हमें पता चला कि वो ये काम करता है, वो दुबई के ब्रांड के आगे काम करता है। शाम 15 साल का था जब उसे पता चला कि सदीक ये काम करता है, तो वो हमें छोड़कर एक यतीम खाने में चला गया और वहीं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने लगा। उसे ये सब कुछ गलत लगता था, लेकिन मुझे और शाम को ये सब कुछ ठीक लगता था, क्योंकि जो मकसद हमने पूरा करना था वो बस इसी काम से पूरा हो सकता था। हमारा मकसद था कि हम किसी भी औरत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हमने अपना मकसद पूरा किया। 16 साल की उम्र में जाम ने इस ड्राम को कत्ल कर दिया और खुद उसकी जगह पर बैठा। उसके बाद से जाम दुबई का डॉन था और मैं उसका सबसे खास आदमी। मुझे फख्र है ये बात कहने में। हिजर भी बोल रहा था कि रू की फ्रेंड की अनाउंसमेंट होगी। जाओ रू, तुम जाम को इसलिए छोड़कर जा रही हो क्योंकि वो एक कातिल है, क्योंकि वह गुंडा है, लोगों की जान लेता है। लेकिन मुझे फख्र होता है ये कहने में कि मैं उसका आदमी हूँ। तुम्हें अपनी बांझी बनाकर इस दिन गले लगाऊंगा जब तुम जाम के पास वापस आओगी, वरना ये सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त का दिल दुखाने वाली एक आम सी लड़की, मुझे मेरी बांझी कभी नहीं मिली थी। जिसे जा चुका था जबकि रूह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जात की तरफ जाने लगी। और ये वक्त था
جب وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جہاز میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، آنسو تھے کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل تھا جو غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا ماموں، اس کا سب سے عزیز رشتہ آج صرف اس شخص کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ وہ صحیح تھا، اس کے ماموں نے صحیح کو چنا۔ ایئر ہوسٹس کوئی 10 بار اس کے قریب آ کر پوچھ چکی، میم آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میم ہم آپ کی سیٹ چینج کروا دیں اگر آپ کو یہاں پر ڈر لگ رہا ہے تو۔ اور وہ اسے ایک بار بھی یہ نہ بتا پائی کہ اس کا ڈر صرف اور صرف جان کے سینے سے لگ کر ختم ہوتا ہے۔